हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इस प्रैक्टिस सेट की सीरीज में आपके 25 प्रैक्टिस सेट आने हैं, जिसमें से एक आपका अपलोड हो चुका है। ये आपका दूसरा प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा प्रैक्टिस सेट की सीरीज। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में दिया है, निम्न वृत्तालेख में पूरे भारत के 60,000 लोगों को सर्वेक्षण दिखाया गया है। ठीक है, संगीत के वाद्यों के प्रति अभिरुचि को प्रदर्शित किया गया है। इस वृत्तालेख का अध्ययन करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। ठीक है, ये आपको दे रखा है परसेंटेज में। क्वेश्चन में दिया है, सरोद या गिटार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या वायलिन या सितार को पसंद करने वाले कुल लोगों की संख्या से कितनी ज़्यादा है। देखिए सरोद और गिटार की बात करें तो दोनों कितने परसेंट हो जाएगा, 32 और 14 36%। ठीक है, और वायलिन या सितार की बात करें तो वायलिन या सितार की बात करेंगे दोनों कितने परसेंट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 20 और 14 34%। यानी अंतर कितने परसेंट का आ रहा है, तो 2% का अंतर आ रहा है। आपसे यही पूछा था कि कुल लोगों की संख्या से कितनी ज़्यादा है, तो 2% हमें निकालना है। कुल मिला के कुल लोग कितने थे, 60,000। तो 60,000 का 2% कितना हो जाएगा, 60,000 का 2% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका 1200 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितने अधिक लोग हैं, तो 1200 अधिक लोग हैं। किससे, तो वायलिन या सितार वालों को पसंद करने वाले से। ठीक है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो ये दे रखा है आपको, संलग्न आकृति एक परीक्षा में छात्रों के प्राप्तों का बारंबारता बहुवचन है। इस परीक्षा में शामिल कुल छात्रों की संख्या कितनी है, कुल छात्र हमें बताने। इस परीक्षा में कुल कितने छात्र शामिल हुए हैं। देखिए आपको इधर छात्रों की संख्या दे रखी है, इधर आपके प्राप्तांक दे रखे हैं। हमें छात्रों की कुल संख्या बतानी है कितनी है। तो देखिए पहले कितने छात्र शामिल हुए, 15, फिर 30, फिर 35, फिर 30, 25 और फिर 22.5 से 22.5। ठीक है, ये इतने छात्र शामिल हुए हैं। सभी की कुल संख्या बतानी है, सबको जोड़ लीजिए। ये हो जाएगा 15 प्लस 30 45 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 80 प्लस 30 110 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 25 135 हो जाएगा, और प्लस के 45 हो जाएगा, दोनों जोड़ लेंगे तो 155 हो जाएगा। तो 125 135 पर 180 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में जोड़ दिया हुआ है। कुल मिला के आपको इन सबकी संख्या जोड़नी थी। ये तो आपके कुल छात्र हैं, तो सबकी संख्या जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे आराम से, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्न में से कौन सी संख्या है जो 2, 5 और 10 से भाज्य है। तो जो भी संख्या 10 से भाज्य होगी उसका इकाई अंक कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चार ऑप्शन में चेक कर लीजिए किसका इकाई अंक 0 है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसका इकाई अंक 0 है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिएगा, 122 की पावर 173 दे रखी है, में इकाई अंक क्या होगा। 122 की पावर 173 में इकाई अंक बताइए। तो देखिए जब भी आपको इकाई अंक निकालना है तो आपको इकाई अंक पे फोकस करना है। तो 122 में इकाई अंक कितना है, 2। 2 की घात कितनी हो जाएगी, 173। चूँकि 2 की जो घात है, 2 का जो इकाई अंक है वो हर 4 घात पे क्या होता है, रिपीट होता है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, जो घात दे रखी है उसमें 4 से भाग कर लीजिए। तो 173 में जब हम 4 से भाग करेंगे तो शेष पर कितना आएगा, आप करेंगे शेष पर आएगा 1। तो जो शेष पर आता है उसी को हम पावर के रूप में लिखते हैं। फिर 2 की पावर कितना आ जाएगा, 1। 2 की पावर 1 कितना होता है, 2 ही होता है। तो इस पूरे का इकाई अंक कितना आएगा, पूरे का इकाई अंक आपका 2 ही आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, एक भिन्न के 4 गुने और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 6 गुने का योग कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो वह भिन्न बताइए। यानी एक भिन्न का 4 गुना होना चाहिए और उस भिन्न के व्युत्क्रम के 6 गुने का योग, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। तो इस तरह से वालों कैसे करते हैं, ऑप्शन के साथ आते हैं। सबसे पहला वाला ऑप्शन उठाइए, 3/4। मान लेते हो भिन्न हमारी कितनी है, 3/4 है। तो पहले बोला कि 3/4 भिन्न में आप कितने से गुणा करिए, 4 से गुणा करिए। फिर उसके व्युत्क्रम में कितना जोड़ना है, 3/4 का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 4/3। उसमें कितने से गुणा करना है, आपको 6 से गुणा करना है। बस इन दोनों का योग कितना बैठना चाहिए, कुल मिला के 11 बैठना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 4 से 4 खत्म, 3 से कटेगा ये 2 बार। तो यहाँ बचेगा आपका 3 और यहाँ बचेगा आपका प्लस का 4 दूनी 8। कुल मिला के कितना हो गया, 11। हमारा होना भी कितना चाहिए था, 11 ही होना चाहिए। इसका मतलब आपकी भिन्न कौन सी बन जाएगी, 3/4 ही बन जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दो संख्याओं का लासापा उसके मासापा का 12 गुना है। मासापा और लासापा का योग 403 है। उनमें से एक संख्या 93 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दूसरी संख्या बतानी है। देखिए यदि हम मासापा को x मान लें, तो लासापा कितना हो जाएगा, मासापा का 12 गुना यानी कि 12x, और दोनों का योग कितना दे रखा है आपको, 403। ठीक है, 12x प्लस x कितना हो जाएगा, 13x। 13x की वैल्यू 403 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 का भाग कर देंगे कितनी आ जाएगी, 31। x क्या था हमारा, मासापा था।
तो जो भी संख्या होगी दूसरी वो मासापा के मल्टीपल में होगी, क्योंकि कोई भी संख्या जो होती है वो मासापा के मल्टीपल में ही होती है, मासापा का ये गुणज होती है। तो ऐसा ऑप्शन बोल लीजिए जो 31 से कट जाए। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर बी, जो कि 31 से कट रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका 31 से नहीं कट रहा है। इस तरीके से आप शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि 1/15 प्लस 1/35 1/63 और 1/99 1/143 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको ये भिन्न दे रखी, मतलब ये आपकी सीरीज दे रखी है। इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? इसको तोड़ सकते हैं हम 1/15 को तोड़ सकते हैं 1/5 गुणा 3 गुणा 5, ठीक है, इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। ऐसे ही 1/35 को तोड़ सकते हैं 1/5 गुणा 7। इस तरह से हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणा 9, ये हो जाएगा 9 गुणा 11 और ये हो जाएगा आपका 11 गुणा 13, ठीक है। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब इसको और कैसे तोड़ सकते हैं? तो देखिए इसको हम तोड़ सकते हैं, 3 और 5 का अंतर कितने का है? 2 का अंतर है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 बाहर हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं 1/3 माइनस के 1/5। देखिए 5 एकम 5 माइनस के 3 करेंगे तो 2/2 आपका ये आएगा। उस जो 2 ऊपर आएगा उससे 2 कट जाएगा, तो आपका कुल असर मतलब कुल जो फर्क पड़ेगा वो कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चीज़ को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 1/2 क्या कर दिया? बाहर कर दिया, यानी इसका जो डिफरेंस होता है उसको हमने बाहर ले लिया, बाकी हम इस तरह को अंतर में लिख सकते हैं। ऐसे इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/5 माइनस के 1/7। ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/7 माइनस के 1/9, ये हो जाएगा 1/9 माइनस के 1/11 और ये 1/11 माइनस के 1/13, ठीक है। अब देखिए 1/5 माइनस का, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस का, माइनस प्लस माइनस प्लस, कुल मिला कितना बचेगा? 1/2 बचेगा, यहाँ पे 1/3 बचेगा, यहाँ पे 1/13 बचेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2 और ब्रैकेट के अंदर बचेगा 13 माइनस के 3 यानी कि 10/39। 2 से काट दीजिए, कितने में कटेगा? 5 बार, कितना हो जाएगा? 5/39, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। 17 परिणामों का औसत 60 है, प्रथम 9 का 57 है, अंतिम 9 का 65 है। 9 में परिणाम का मान बताइए। देखिए कुल जो 17 परिणाम है उनका औसत कितना दे रखा है आपको? 60 दे रखा है। पहले 9 का दे रखा है आपको 57 और अंतिम 9 का दे रखा है आपको 65। हमें 9वां पूछना है, चूँकि टोटल कितने 17 हैं और ये इस तरह से 9 9 18 होते हैं, जिसका मतलब जो बीच वाली संख्या है वो आपकी दोनों में यूज हुई है। तो इसका हम 9वीं संख्या कैसे निकाल सकते हैं वो देखिए सभी 17 का औसत कितना है? 60 है और पहले 9 का 57, यानी मेन औसत से कितना कमी है? आप कहेंगे 3 की कमी है। औसत में 3 की कमी है तो योग में कितनी कमी हो जाएगी? चूँकि एक संख्या पर 3 की कमी आ रही है तो 9 संख्या में कितनी कमी आएगी? 9 3 27 की कमी हो जाएगी। ऐसे ही सभी 17 का 60 है तो और अंतिम 9 का कितना है? 65, यानी मेन औसत से कितना ज़्यादा है आपका? तो आप कहेंगे 5 ज़्यादा है, यानी एक संख्या पर 5 की वृद्धि हो रही है तो 9 पर कितनी वृद्धि होगी? तो आप कहेंगे 45 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। कुल मिला के दोनों का अंतर कितना है? तो आप कहेंगे 18 की अभी भी वृद्धि हुई है, हो रखी है, ठीक है। अभी भी 18 का अंतर आ रहा है। अब जो 9वीं संख्या होगी वो कितनी होगी? 9वीं संख्या जो भी होगी वो होगी आपकी 60 तो होगी प्लस जो अंतर आ रहा है उसको भी आपको जोड़ना पड़ेगा। 60 + 18 कितना हो जाएगा? 78। तो 9वीं संख्या कितनी बनेगी? 78 बनेगी, ऑप्शन नंबर बी। यदि यहाँ पे माइनस का 18 आता तो आपको 60 में से घटाना होता, प्लस का आया तो आपको जोड़ना पड़ेगा। चूँकि ये संख्या क्या है? दोनों में रिपीट हो रही है, दोनों में शामिल है, इसलिए आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। प्लस में आ रहा तो जोड़ना पड़ेगा, माइनस में आएगा तो घटाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया है और फिर 10% घटाया गया है, वेतन में परिवर्तन बताइए। तो जब समान परसेंट की वृद्धि हो और समान परसेंट की क्या हो? कमी हो, तो ओवरऑल जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है? तो वो परिवर्तन होता है x²/100, यानी माइनस के x²/100। प्रतिशत कमी होती है उसमें हमेशा, कितने परसेंट कमी होती है? उसका फॉर्मूला होता है x²/100। x क्या होता है? समान वृद्धि या कमी जो भी रहती है उसकी। तो यहाँ पे कितना है? x की वैल्यू कितनी है? 10। 10 का वर्ग कर दीजिए, बटे में 100 कर दीजिए, यानी 100/100 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कमी कितने परसेंट की होगी? तो 1% की कमी होगी। यही आपसे पूछा भी था, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि a/b बराबर दे रखा है 3/4, b/c दे रखा है 6/5, c/ए बताइए। देखिए a, b और c 3 एलिमेंट दे रखे, a/b दे रखा है 3/4, इसको ऐसे लिखिए, b/c दे रखा है 6/5, इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। अब क्या करना है? इसके सामने जगह खाली उसको सेम से भर दीजिए। 6 के सामने वाली संख्या 6 से ही भरनी है आपको, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 6 तिया 18, 4 6 24, 5 चौक 20, ठीक है। तीनों का अंतर निकल के आ गया, लेकिन आपसे पूछा किसका? सी और ए का।
सी कितना है 20 है, ए कितना है 18। दोनों का अनुपात निकालेंगे कितना आएगा 10:9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक व्यक्ति ने 40 वस्तुएं किसी कीमत पर खरीदी। उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर और 30% लाभ के साथ बेचा। शेष वस्तुओं को उसने 18% के लाभ पर बेचा। उसका कुल लाभ परसेंटेज बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि एक व्यक्ति ने 40 वस्तुएं किसी कीमत पर खरीदी हैं। उसने कुछ वस्तुओं को 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर 30% के लाभ पर बेचा है और शेष को 18% के लाभ पर बेचा है। तो कुल लाभ कितना परसेंट हुआ वो हमें निकालना है। देखिए हमारे तो उसने 40 वस्तुएं कितनी खरीदी, 40 रुपये की ही खरीदी। ठीक है, तो उसने एक वस्तु कितनी पड़ेगी, एक वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 1 रुपये। ठीक है, अब वो क्या करे, कुछ वस्तुओं को उसने 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर कीमत पर 30% के लाभ के साथ बेचा। तो 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 26 रुपये। अब 26 रुपये में कितनी वस्तुएं बेची हैं, उसने कुछ वस्तु मान लेते हैं एक्स वस्तु बेची और प्रति कुल मिला के लाभ उस पर हो कितना रहा है 30% लाभ हो रहा है। तो एक्स का जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, एक्स का 130%, जो कि एक्चुअल में किसके बराबर दे रखा है आपको, 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर यानी कि 26 के बराबर दे रखा है। तो 26 से एक बार कटेगा, 26 से 5 बार कटेगा, 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 से कम 20, यानी कि एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 20। यानी उसने शुरू में वस्तुएं बेची हैं वो कितनी बेची हैं, तो 20 वस्तुएं बेची हैं। टोटल वस्तुएं कितनी थी, 40 थी, 40 में से 20 बेच चुका है। कितने की, उसने जो 20 वस्तुएं बेची हैं शुरू में वो कितनी की बेची हैं, 26 वस्तुएं क्रय मूल्य यानी कि 26 रुपये की बेची हैं। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरी कंडीशन में बोला है कि जो शेष वस्तुएं, शेष कितनी बचेंगी, टोटल 40 थी, 20 बच चुकी हैं, बची कितनी 20 ही बची। कितनी बची, 20 ही बची। और 20 वस्तुओं कितने में बेचा उसने, 18% के लाभ पर। तो 20 का क्रय मूल्य 20 ही था, 18% लाभ पे बेचोगे तो कितने बेचोगे, 118% निकालोगे इसका कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 23.6 रुपये। यानी उसने शेष जो 20 वस्तुएं थी वो कितने रुपये बेची, 23.6 रुपये की बेची। और पहले 20 कितने की बेची, तो 26 रुपये की बेची। कुल मिला के उसने 40 वस्तुएं कितने की बेची होंगी, 26 + 23.6 यानी कि 49.6 रुपये की बेची। 40 की खरीदी थी, 40 की खरीदी थी और बेची कितनी, 49.6 की बेची। कितने का लाभ कमाया उसने, लाभ कमाया उसने 9.6 रुपये का। कितने परसेंट का लाभ कमाया, तो प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिए फॉर्मूले में रख दीजिए वैल्यू को। लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 9.6 का। क्रय मूल्य कितना था, 40 था। कितने परसेंट बनेगा, 100 से गुणा कर दीजिए। तो 20 से कटेगा 2 बार, 20 से 5 बार, और ये हो जाएगा आपका 2 से काटिए 4.8, 4.8 इंटू 5 कितना हो जाएगा 24%। यानी कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो 24% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा। यदि 12,000 को 20% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है तो ब्याज कितना होगा। आपको पता होना चाहिए 20% की दर से 2 साल का जो प्रभावी दर बनता है 2 साल के लिए वो कितना बनता है, तो आप कहेंगे 2 साल के लिए 44% बनता है। कितना परसेंट बनता है, 44% बनता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको कुल मिला ब्याज कितना मिलेगा, 44% ब्याज मिलेगा। कितने पे, 12,000 पे। तो 12,000 का 44% कितना होगा, 12,000 का 44% हो जाएगा। देखिए 12,000 गुणा 44 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 12 चौक 48 के 8 हासिल के 4, 12 चौक 48 और 4 52, 5280। 5280 किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। यदि ये चीज़ आपको पता है माइंड में ही तो आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 24 दिन में, सी और ए 36 दिन में करते हैं। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे। देखिए ए और बी करते हैं कितने दिन में, तो ए और बी करते हैं आपके 18 दिन में, बी और सी करते हैं 24 दिन में और सी और ए करते हैं आपके 36 दिनों में। मान लेते टोटल जो काम है वो तीनों के समय के एलसीएम के बराबर होता है। तो 24, 18 और 36 का एलसीएम कितना आएगा, 72 यूनिट। मान लेते टोटल जो काम है वो कितना है, 72 यूनिट है। इसको ए और बी 18 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना करते होंगे, 4 यूनिट। ऐसे ही बी और सी एक दिन में करते होंगे 3 यूनिट और सी और ए करते हैं एक दिन में 2 यूनिट। कुल मिला के इन तीनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। यानी ये सब मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट काम करते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, बी 2 बार आ रहा है, सी 2 बार आ रहा है। तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2 ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना है, 9 यूनिट। तो ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम कितना बनेगा, 2 से भाग चला जाएगा यानी कि 4.5 यूनिट। तो तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 4.5 यूनिट काम करते हैं। तो पूरे काम करने में कितना समय लगेगा, पूरे काम करने में समय लगेगा तो समय बराबर हो जाएगा आपका कुल काम बटे में एक दिन का काम। कुल काम कितना है 72, एक दिन का काम कितना है 4.5,
सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटेगा यहाँ से 0 आ जाएगा, 15 3 45, 15 चौक 60, 15 8 120, 3 से कटेगा 16 बार। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, तो तीनों लोग मिलकर पूरे काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, तो 16 दिन में खत्म कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। देखिए क्वेश्चन है, एक बस 1 घंटे 30 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 90 मिनट, ठीक है। 1 घंटे 30 मिनट का मतलब कितना होता है, 90 मिनट होता है। 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार द्वारा 45 मिनट में तय किया जाता है। कार की चाल और बस की चाल का अनुपात बताइए। देखिए दूरी क्या है, फिक्स है दोनों के लिए, दोनों के लिए दूरी क्या है, समान है। तो समय का अनुपात क्या दे रखा है आपको, समय का अनुपात दे रखा है आपको, या समय दे रखा है आपको 90 और 45 मिनट का, ठीक है। 90 किसका है, 90 है बस का, यहाँ रखिए बस, यहाँ रखिए कार, ठीक है। यानी बस कितना मिनट ले रही है, 90 मिनट ले रही है, और कार कितना ले रही है, 45 मिनट ले रही है। तो इनकी जो चाल का अनुपात होगा वो समय का अनुपात का क्या होगा, उल्टा, क्योंकि जो दूरी है वो क्या है, सेम है। समान दूरी के लिए चाल का अनुपात और समय का अनुपात क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत होता है। चाल का अनुपात कितना हो जाएगा, 45:90। 45:90 को हम ले सकते हैं 1:2। तो आपसे क्या पूछा था, बस और कार का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। लेकिन आपसे पूछा है कि कार और बस का अनुपात, कार और बस का अनुपात क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 21 सेंटीमीटर लंबी है, इसके द्वारा 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल कितना होगा। 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए कि ये जो गोला होता है कितने डिग्री का होता है, ये 360 डिग्री का होता है। अब इसकी जो सुई दे रखी है, क्योंकि जो घड़ी होती है वो भी वृत्ताकारी होती है, तो इसकी जो सुई दे रखी है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर लंबी, यानी कि इसकी वृत्त की जो त्रिज्या बन गई वो कितनी बन गई, 21 सेंटीमीटर की बन गई। आपसे पूछा है कि 20 मिनट में तय किया गया क्षेत्रफल बताइए। एक बार बताइए कि जो मिनट वाली सुई होती है वो पूरा चक्कर कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है। कितने मिनट में लगाती है, 60 मिनट में लगाती है। इसका मतलब 20 मिनट में कितना चक्कर लगाएगी, 1/3 लगाएगी। 20 मिनट में कितना, 1/3, 60 मिनट में पूरा, तो 20 मिनट में कितना, 1/3 चक्कर लगाएगी। और 1/3 चक्कर कितने डिग्री का हो जाएगा, पूरा चक्कर 360 डिग्री का है, पूरा चक्कर, यानी कि 60 मिनट यदि 360 डिग्री के बराबर है, तो 20 मिनट कितनी डिग्री के बराबर होंगे, तो आप कहेंगे इसका 1/3 हो जाएगा, यानी कि 120 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि 20 मिनट में कितना कौन तय करेगी, 120 डिग्री तय करेगी। कितना, 120 डिग्री, 120 डिग्री कितना होगा, लगभग इतना होगा। आपसे कुल मिला के ये क्षेत्रफल पूछा है कि ये क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। ये कौन कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ये क्षेत्रफल आपसे पूछा है, तो इस क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है πr² थीटा अपॉन में 360, ठीक है। तो पाई की वैल्यू दे रखी होती, पाई की वैल्यू होती है 22/7। देखिए पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ठीक है। और आर कितना है, आर मतलब त्रिज्या, त्रिज्या कितनी थी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे रखी थी आपको, यानी मिनट की सुई की लंबाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर, 21 हो जाएगा। और थीटा कितना निकल के आया, थीटा निकल के आया आपका 120 डिग्री। तो बस क्षेत्रफल पूछ निकाल लीजिए, क्षेत्रफल बराबर होता है πr² थीटा अपॉन में 360, ठीक है। वैल्यू रखिए, वैल्यू रखते हैं तो 22/7, आर की वैल्यू 21, तो 21 × 21 हो जाएगा, और थीटा 120 है, 120 लिखिए, बटे में हो जाएगा 360। सॉल्व कर लीजिए, 120 से कटेगा 3 बार, 7 या 21 दोनों मिलके क्या कर, 21 खत्म कर देंगे, 21 × 22 हो जाएगा आपका 21 दूनी 42, और 21 दूनी 42 हो 46, 462 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक बिलियन का बकपष्ठी क्षेत्रफल और आयतन 264 सेंटीमीटर और 924 सेंटीमीटर क्यों दे रखे हैं, इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात क्या है, ये हमें निकालना है। देखिए देखो, बिलियन का जो बकपष्ठी क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है पाई 2πr/h, ठीक है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक है। दोनों की वैल्यू आपको दे रखी है, तो देखिए 2πr/h बटे में πr²h, दोनों की वैल्यू दे रखी है आपको 264 ऊपर, और आयतन कितना दे रखा है 924। इसको सॉल्व करते हैं, पाई से पाई खत्म, आर से एक आर खत्म, एच से एच खत्म, इधर बचेगा आपका 2/r, इधर बचेगा 264 बटे में 924, 2 से काटिए 132 बार कटेगा, 132 से कटेगा 7 बार, यानी कि आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 7। आर की वैल्यू आपको 7 मिल गई, तो आपको दे रखा है बकपष्ठी क्षेत्रफल 264, आप उस यहाँ पे एच निकाल सकते हैं, 2πr/h बराबर दे रखा है 264। यहाँ से आपका 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, और आर की वैल्यू आपको निकल के आई थी 7, यहाँ से हम एच निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से आप एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, और देखिए 22 से कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 दूनी 44, और 2 से कटेगा 6 बार, यानी एच की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी 6, ठीक है।
दोनों का रेशियो पूछा था आपको त्रिज्या और ऊंचाई का, तो आर दे रखा है आपको 7, एच दे रखा है आपको 6, दोनों का रेशियो हो जाएगा आपका 7:6। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए बोर्ड मार्क्स के नियम पर आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 भागित 8-5 भागित 4-2 फिर 2 + 8/3 8/13। तो बोर्ड मार्क्स का नियम क्या कहता है, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर उसके अंदर की चीज़ों को भाग गुणा और प्लस और माइनस इस क्रम में हमें सॉल्व करना होता है। तो ब्रैकेट दे रखे हैं आपको, ये सबसे छोटा कोष्ठक की शुरुआत होती है, तो यहाँ पर 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 भागित 8 - 5 कितना होगा, 3, फिर भागित आ जाएगा, फिर मझला कोष्ठक के अंदर ये छोटा कोष्ठक दे रखा है 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस इसको सॉल्व करेंगे 13 - 26 और 8 34, 34/13 आपको यहाँ से मिल जाएगा। मझला कोष्ठक के अंदर की छोटे कोष्ठक के अंदर चीज़ें आपकी सॉल्व हो चुकी हैं। अब नंबर आएगा मझले कोष्ठक के अंदर का, तो 3 भागित, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, 13 - 26, 26 और 34 60, 60/13, 60/13 आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें भी आपकी सॉल्व हो गई। अब यहाँ से देखिए 3 भागित 3, ठीक है, ये है ये वाला 3। अब भाग को हम उल्टा करके गुणा में ले सकते हैं, इसको लिख देंगे हम 13 ऊपर चला जाएगा, 60 नीचे आएगा। ठीक है, अब 3 से काट दीजिए, कितना कटेगा, 20 बार, तो यहाँ मिल जाएगा आपको 13/20, 3 भागित 13/20। भाग को फिर उल्टा करके गुणा में सकते हैं, तो 3 गुणा 20/13, 20 दिए 60, 60/13 आपका आंसर निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि एक संख्या दूसरे की 4 गुनी है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। एक संख्या मान लेते हैं x, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, 4 गुनी, यानी कि 4x हो जाएगा। दोनों गुणनफल दे रखा है 2500, यानी कि 4x गुणा x बराबर 2500। तो यहाँ से आपको 4x² मिल जाएगा, 4x² बराबर 2500, 4 से काटेंगे 625 पर कटेगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 625 का वर्गमूल यानी कि 25। पूछा क्या आपसे, दोनों संख्याओं का योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 4x + x यानी कि 5x हो जाएगा। x की वैल्यू 25 है, तो 5x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 125, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक स्कूटर 10%, 5% और 2% की 3 अनुक्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि स्कूटर का अंकित मूल्य 1800 है तो निम्न बिक्री मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 10% फ्रैक्शन होती है 1/10, या 10 पर 1 की छूट दी जा रही है। 5% कितना होता है 1/20, 20 पर 1 की छूट दी जा रही है। और 2% का होता है 1/50, 50 पर 1 की छूट दी जा रही है। तो देखिए अंकित मूल्य दे रखा है आपको 18,000। ठीक है, 18,000 चीज़ 1 की छूट पर 10 पर 1 की छूट दी जा रही है, इसका मतलब आप कितने बेची जा रही होगी, 9/10 की बेची जा रही है। 20 पर 1 की छूट यानी कि 19/20 में बेची जा रही है, और 50 पर 1 की छूट यानी कि 49/50 में बेची जा रही है। इसको हमें सॉल्व करके वैल्यू निकालनी है इसकी। देखिए 3 जीरो से ये 3 जीरो ख़त्म, ठीक है, और देखिए ठीक है 2 × 5 = 10 को नीचे रहने दीजिए, बाकी पूरा गुणा करना पड़ेगा। 18 × 9 × 19 × 49 बटे में कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें गुणा करने में टाइम लगेगा। ठीक है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी नहीं है कोई गुणा करने की, क्योंकि इसमें डिजिट सम जब हम लगा रहे हैं तो 2 ऑप्शन हमारे सेम मैच कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और सी, तो कुल मिलाकर आपको इसमें गुणा ही करना पड़ेगा, और गुणा करने पर आपको मिलेगा 15,082.20, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम जरूर लगेगा, कोई तरीका नहीं दूसरा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। खिड़की का संबंध फलक से है तो किताब का संबंध किससे। खिड़की किससे बनती है, फलकों को मिला के बनती है। किताब किससे बनती है, पृष्ठ को मिला के बनती है। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए डी दे रखा है 4 और 5, बी सी कितना होगा, डी का क्रमांक कितना होता है, 4था होता है, ई का 5वां होता है, दोनों क्रमांक दिया गया है। तो बी और सी का क्रमांक कितना होता है, बी का होता है 2, सी का होता है 3, 2 और 3 मिलके आपका बी सी को मतलब कोड बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 22वां, पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। पोलैंड, कोरिया, स्पेन और ग्रीस। पोलैंड, स्पेन और ग्रीस तीनों आपके यूरोपियन कंट्री हैं, यूरोप महाद्वीप के देश हैं, जबकि कोरिया आपका एशिया महाद्वीप का देश है। ठीक है, तो आपका भिन्न कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भिन्न वाला ही आपको बताना था। इसमें देखिए इसमें भिन्न कौन सा होगा, बाई वी एक्स, यानी कि बाई का नंबर 25, वी का 22 और 24, 24, 25
क्यू एन, ये 17, 14, 15, ये 17 होता है, ये 14 होता है और ये आपका 15 होता है। ऐसे इसका 5 होता है, ये 4 होता है, ये 2 होता है। यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। ठीक है, ध्यान लास्ट के दोनों में 2 का अंतर होना चाहिए, जो कि इसमें भी है जबकि इसमें नहीं है। और इसमें आपका देखिए 25, 22 और 24, 22 और 24 2 का अंतर है, और 2 और 4 2 का अंतर है, 6 और 8 2 का अंतर है, जबकि 14 और 15 आ रहा है, इसमें 2 का अंतर नहीं है। यही हमारा भिन्न हो जाएगा इनसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। इसको देखिए, श्रृंखला में लुप्त पद हमें बताना है। पी दे रखा है, पी के बाद में आर टी वी, यानी पी और आर में क्या संबंध है, +2 हुआ है, आर में +2 करेंगे टी मिलेगा, टी में +2 करेंगे वी मिलेगा, पी में +2 करेंगे तो हमारा एक्स मिलेगा। ठीक है, एक्स मिलेगा, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा देखिए 3 और 2 5, 5 और 3 8 और 4 12, यानी एक एक क्रम क्या है, बढ़ रहा है। यहाँ पे 2 प्लस हुआ है, यहाँ 3 हुआ है, यहाँ 4 हुआ है, तो यहाँ कितना होगा 5 होगा, 12 और 5 17, यानी एक्स के बाद में कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए। ठीक है, जो कि हमारा ये भी आंसर नहीं होगा। अब देखिए सी और एफ कितना जोड़ा गया है, सी से एफ जाने में 3 जोड़ा गया है, एफ से आई जाने में 3, और वी से एल जाने में, आई से एल जाने में 3, तो एल में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा 15, 15 किसका है, ओ का, तो कितना आ जाएगा आपका एक्स 17 ओ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25। किसी कक्षा में मोहन योग्यता में शीर्ष में से 15वें स्थान पर है और नीचे से 50वें स्थान पर है। उस कक्षा में कितने छात्र हैं? देखिए ऊपर से कितने नंबर पे है, ऊपर से 15 नंबर पे है और नीचे से आपका 50वें नंबर पे है। ठीक है, तो उसका नंबर उस क्लास में कितने छात्र होंगे, कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ लीजिए, 15 + 50 और 1 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 64, यानी उस क्लास में कितने छात्र हो जाएंगे 64। छात्रों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, दोनों स्थानों को जोड़ लीजिए, ऊपर उसमें से 1 माइनस कर दीजिए, तो आपकी छात्रों की संख्या आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, गणेश एक स्थल पर खड़ा है, वह 20 मीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लेते यहाँ खड़ा है गणेश, 20 मीटर हमने पूर्व की ओर चला दिया। फिर बोला है कि फिर 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, 10 मीटर हमने दक्षिण की ओर चला दिया। फिर 35 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, कितना चला है 35 मीटर, 20 तो यहाँ तक हो जाएगा, 15 मीटर और चलेगा। ठीक है, यहाँ पहुँच गया। फिर कह रहा है कि फिर 5 मीटर पूर्व की ओर चलता है, फिर 5 मीटर बैक हो गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 थी, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बची, ये दूरी कितनी बचेगी 10 बचेगी। उसके प्रारंभिक स्थल और अंतिम स्थल के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थल कौन सा था, ये वाला था, यानी यहाँ से हमें ये दूरी बतानी है कितनी होगी। तो बताइए ये दूरी कितनी थी 10 थी, और ये दूरी कितनी थी, ये भी इसके बराबर 10 थी, तो ये दूरी कितनी बचेगी। यानी कुल मिलाकर आपके पास जो ट्रायंगल बनना है वो किस टाइप का बनना है, इस टाइप का बनना है, जिसमें ये 10 है, ये 10 है, तो ये दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी कितनी होती है, ये √2 होती है, यानी 10√2 होती है। ठीक है, यानी इसका जो कर्ण होगा वो कितने का होगा, क्योंकि 90 अंश का बनेगा, तो ये कर्ण कितने का होगा 10√2 के बराबर होता है। इसका एक का मतलब आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर इसका वर्ग होता है कर्ण का वर्ग, तो यहाँ से आपको ये कितना मिल जाएगा 10√2 मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि समूह की समान संख्या का चयन करिए। जो इस समूह की समान संख्या दे रखी है वो समूह संख्या बतानी है हमें, 580, 265, 373, इनमें से बताना कौन सा समूह के समान है। देखिए इसमें लॉजिक क्या लगा है वो देखिए, इसमें लॉजिक लगाया गया है कि इसके अंकों का योग देखिए, 8 और 5 13, 6 और 5 11 2 13, 7 और 3 10 और 3 13, यहाँ पे ऐसी संख्या ढूंढ लीजिए जिसके अंकों का योग कितना है 13 है। देखिए ये 13 नहीं बैठ रहा है, ये आपका 13 बैठ रहा है, और ये आपका 10 और 2 10 और 4 14 बैठ रहा है, और ये आपका 14 बैठ रहा है। 13 वाला कौन सा था, ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। और यही लॉजिक लगाया गया है आपका क्वेश्चन नंबर 28 में। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, एक निश्चित कोड भाषा में मॉडरेट को इस तरह से लिखा गया है, लाइव को इस तरह से लिखा गया है, तो क्लियर का कोड क्या बनेगा। देखिए इसमें क्या कोडिंग की गई है, अक्षर को अक्षर से कोड कर दिया है, जैसे कि एम का कोड क्या कर दिया ओ का कोड क्या कर दिया क्यू, डी का कोड क्या कर दिया ई। कैसे पता चला, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई का कोड कितना है, ई का कोड यहाँ पे एफ है, और लास्ट वाले ई का कोड भी क्या है एफ है, यानी कि अक्षर का अक्षर से कोड किया गया है। ठीक है, इस तरीके से जो ई यहाँ पे दे रखा है, ई का कोड क्या होना चाहिए एफ होना चाहिए, यानी तीसरे नंबर पे क्या आएगा आपका एफ आएगा, जो कि पहले दूसरे और तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, डी में नहीं दे रखा है। और देखिए
आर का कोड क्या दे रखा है, तो 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पर आर है। आर का कोड दे रखा है 1 2 3 4 5, क्या दे रखा है, टी दे रखा है। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, आपका टी आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है। उसके बाद देखिए एल का कोड क्या दे रखा है, एल का कोड दे रखा है आपको एन, यानी कि दूसरे नंबर पर आपका एन आना चाहिए, जो कि इसमें है और इसमें है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और देखिए चूँकि सी का कोड इसमें कहीं दे नहीं रखा है, तो सी से हम एलिमिनेट कर नहीं सकते। एल हो गया, ई हो गया, ए का कोड देखिए, ए का कोड क्या दे रखा है, ए का कोड दे रखा है बी। ठीक है, इसका मतलब सेकंड लास्ट नंबर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। यहाँ से भी अभी तक नहीं क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, एफ भी हो गया, दूसरे नंबर पर आ रहा है आपका एल, कुल मिला के अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है। और देखिए अब आपका डी और ई का कोड बचा है ना, यानी डी कोड किसका हो सकता है, तो देखिए डी कोड ई कोड, सॉरी ई और डी दो ही तो बचे। ई कोड किसका था, ई कोड था डी का, इसका मतलब जो शुरुआत होगी, सी का कोड ई नहीं हो सकता, सी का कोड ई नहीं हो सकता, क्योंकि ई कोड किसका है, डी का है। तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा पर इस तरीके से ही आपको करना है। अब देखिए ये आपका दे रखा कथन और निष्कर्ष वाला, आपको बोला है कुछ कुत्ते बैल है, कुछ कुत्ते क्या है, बैल है, इस तरीके से बनेगा। फिर बोला है कि सभी बैल गधे हैं, सभी बैल क्या हैं, आपके गधे हैं। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, गधे वाला। फिर निष्कर्ष क्या निकालना है, सभी कुत्ते गधे हैं, सभी कुत्ते गधे नहीं है बिल्कुल, सॉरी ये वाला हो जाएगा। और दूसरा वाला कुछ गधे कुत्ते हैं, तो कुछ गधे कुत्ते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। दूसरा निष्कर्ष आपका निकलना है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। ये आपकी सीरीज दे रखी है, आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, देखिए 71 से 56 में जाने में कितने का माइनस हुआ है, 15 का माइनस हुआ है। 56 से 41 पर जाने, 56 से 44 पर जाने कितना माइनस हुआ है, 12 माइनस हुआ है। फिर आपका 9 माइनस हुआ है, फिर आपका 6 माइनस हुआ है, यानी कि 3 आपका घटता जा रहा है। तो आगे कितना माइनस होगा, माइनस के 3 होगा। 26 में 3 घटाएंगे, 29 में 3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 26 बचेगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 26 आएगा। और यही आपकी इस तरह की ये सीरीज है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जो भी आंसर बताना है आप क्वेश्चन नंबर के साथ में बताना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, दो व्यक्ति ए और बी एक ही बिंदु पर खड़े हैं। ए 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, और बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। बी पश्चिम दिशा की ओर जाता है और 2 किलोमीटर चलता है, और दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 11 किलोमीटर चलता है। ए बी से कितनी दूर है, ये हमें बताना है। देखिए दो व्यक्ति मान लीजिए एक स्थान पर खड़े हैं, ए और बी। ए चलता है पूरब की ओर, कितना चलता है, 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 3 किलोमीटर, और फिर बाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर। यानी ए आपका कहाँ पहुँच जाता है, यहाँ पहुँच जाता है। फिर चलता है बी, पश्चिम की ओर चलता है 2 किलोमीटर, फिर कहाँ चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और चलता है 4 किलोमीटर। दाएं मुड़ता है, कितना चलता है, 4 किलोमीटर, फिर अंत में चलता है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर कहाँ से कहाँ तक होगा, देखिए 2 और 5 7 तो ये हो गया, और 4 यहाँ से यहाँ तक हो गया। कुल मिलाकर कहाँ पहुँच गया, इसके ऊपर ही पहुँच गया। अब आपसे पूछा दोनों के बीच की दूरी बताइए। ये बी हो गया, ये हो गया, ये दूरी किसके बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 3 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, इसके बराबर, यानी कि 4 है। तो कुल मिला के यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी बन जाएगी, 3 और 4 7 बन जाएगी। तो दूरी कितनी हो जाएगी, 7 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। एक आदमी पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ पे चला देते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे तो पश्चिम को कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। फिर कह रहा है कि दाहिना मोड़ लेता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर वह फिर शुरुआती बिंदु की ओर, यानी इस बिंदु की ओर कितना चलता है, 1 किलोमीटर चलता है, तो गंतव्य तक पहुँचता है। वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, यानी अभी वो कहाँ पर है, यहाँ पर है। यदि ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली लाइन कितनी होगी, आपको पता है ये कर्ण, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया। ये 3 है, ये 4 है, तो कितना होगा, 5 होगा। इसमें से वो 1 किलोमीटर चल चुका है, तो कितनी दूरी और बची है आपकी, 4 किलोमीटर की दूरी अभी आपकी और बची है। क्योंकि किसी समकोण त्रिभुज में यदि ये वजह 3 है, ये 4 है, तो ये वजह कितनी होती है, 5 होती है। इसमें से 1 किलोमीटर चल चुका है, तो कितनी बची दूरी, ये दूरी बची 4 किलोमीटर। वही आपसे पूछा है, कितनी बचेगी, 4 किलोमीटर दूरी आपकी बची हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में बोला है यदि शब्द अफेक्शनेट में सभी व्यंजन वर्णमाला में अगले अक्षर से बदल दिए जाएँ और सभी स्वरों को वर्णमाला के पिछले अक्षर से बदल दिया जाए, तो फिर सभी अक्षरों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो बाईं ओर से 5वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने आपको पहले से बना के रखा गया है।
देखिए अफेक्शनेट शब्द में क्या बोला है कि जो व्यंजन है उनको अगले वाले से और जो स्वर है उनको पिछले वाले से चेंज किया गया। जैसे ए क्या है स्वर है, उसमें से ए कटाया गया, यानी पिछला वाला क्या आएगा जेड आएगा। एफ क्या है व्यंजन है, उसको अगले वाले से बदला गया है। ठीक है, इस तरीके से आपके बदले गए। अब कह रहे हैं कि इनको यदि हम वर्णमाला क्रम में चेंज करेंगे, व्यवस्थित करेंगे, तो क्या क्रम आएगा आपका, इस तरह से क्रम बनेगा। जब इस तरह से क्रम बनाया गया है तो आपसे 5वां अक्षर पूछा था। 5वां अक्षर कौन सा आएगा क्रम में, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। 5वां कौन सा आएगा, जी आएगा। जी वाला ही आपसे पूछा था 5वां, जो कि कौन सा होगा, जी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है पर आपको करना है ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कथन और तर्क वाले क्वेश्चन है, जिसमें कथन दिया है कि क्या सरकारी स्कूलों में दिया जाने वाला मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील को बंद कर देना चाहिए। इसके पीछे क्या तर्क दे रहा है, नहीं, यह वंचित बच्चों को कम से कम एक समय का भोजन प्रदान करता है। बात एकदम सही है, बंद करने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, हाँ, यह स्कूल में जाने के लिए गलत प्रोत्साहन देता है, ये तो बिल्कुल गलत है। पहला वाला आपका तर्क एकदम मजबूत है, इसको बंद नहीं करना चाहिए। इसका मतलब पहला तर्क आपका मजबूत है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर होगा। ठीक है, और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये भी कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है। कथन में कह रहा है कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं। सभी छात्र क्या हैं, तीव्र बुद्धि के हैं। और कथन 2 में कह रहा है कि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है। पहले कथन में कह रहा है कि सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, कुछ छात्र तीव्र बुद्धि के नहीं है। जबकि कथन पहले में बोला है कि सभी छात्र, जब सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं तो कुछ छात्र तीव्र बुद्धि कैसे नहीं होंगे, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, एक्स को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ठीक है, एक्स के बारे में, कड़ी मेहनत के बारे में तो कुछ बोला नहीं है ऐसा। ठीक है, इससे हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, तो ये भी हमारा नहीं होगा। और तीसरा निष्कर्ष है हमारा, एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं है। देखिए पहले कथन में बोला कि कक्षा में सभी छात्र तीव्र बुद्धि के हैं, जबकि एक्स तीव्र बुद्धि का नहीं है, तो इससे ये निष्कर्ष निकल सकता है कि एक्स उस कक्षा का छात्र नहीं होगा। इसका मतलब तीसरा निष्कर्ष हमारा निकल रहा है। ठीक है, तीसरा निष्कर्ष हमारा निकल रहा है। तीसरा निष्कर्ष निकल रहा है कौन से ऑप्शन में है, आपका सी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।